Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, आज हमारा 51st लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड जो रिप्रोडक्शन है और फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे दैट इज़ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अगर अभी मैं आपको बताऊं व्हाट इज़ मेंट बाय रिप्रोडक्शन तो मीन्स विथ रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो इसको हम कहते हैं कि जी अपने जैसे नए जानदार बनाने की खसूसियत को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ सेम स्पीशी या सेम टाइप। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो इधर देखें, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द सेकेंडरी नॉट प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। एवरी इंडिविजुअल it doesn't mean that उसको necessarily reproduce करना है या even reproduction has nothing to do with his own survival। अगर एक बैक्टीरियम फर्ज किया या हम प्लांट और एनिमल्स की बात बाद में करेंगे, अगर एक बैक्टीरियम भी जब दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो उसका अपना वजूद तो ख़त्म हो जाता है ना। तो इसलिए उसके अपने वजूद से उसके अपने सर्वाइवल से रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। बट दिस प्रोसेस इज वाइटल, दिस प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी ऑन दिस प्लैनेट। If the species stops reproducing, we will say that it is the secondary function for the individual, but it is the primary and the most vital function for the survival of a species। अगर एक species की जो populations हैं different वो अगर reproduce करना छोड़ दे तो we say it is vital for the survival of species। अगर एक स्पीशी के इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करना छोड़ दें तो हम कहेंगे दिस काइंड, वो स्पीशी के जो पुराने इंडिविजुअल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मरते जाएंगे और वो इस दुनिया से ख़त्म होती जाएगी। इसको हम कहते हैं जी रिप्रोडक्शन। अब अगर आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात कि जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच वी से दैट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन देयर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम गौर करें तो इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट। एक तो इसमें सिंगल पेरेंट होता है, दूसरा इसके अंदर कोई जेनेटिक जो है वो रिकम्बिनेशन नहीं होता, यानी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती। जो जेनेटिक मटीरियल है वो 100% तकरीबन वो कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल से तीसरे, वो सारों के अंदर सेम ही तरह का वो चलता है। फिर इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। इफ़ वी स्टार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी दूसरी स्पीशीज़ की तो हम उसके थोड़े टाइम के उसके ज़्यादा इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। वो हमारे फ़ायदे के लिए, किसी से हमने गोश्त लेना हो, किसी से हमने कोई और चीज़ लेनी हो तो वो एक अलग बात है, या फूड लेनी हो, बाकी सारी प्लांट्स भी हम बात, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, और जेनेटिक वेरिएशन ना होने का मतलब है कि ऑफस्प्रिंग विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। समझ गए जनाब। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसी तरीके से, इवन सम प्लांट्स एज वेल, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं वो इसी तरीके से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं जिसको हम क्या हुआ, इसको हम बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्युलेशन, फ्रेगमेंटेशन, पार्थेनोजेनेसिस और भी बहुत क्या हुआ है, मुझे बता दो क्या हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि वो बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं, ठीक है जी। दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें अगर आपने देख लिया ना तो इसकी टाइप्स हैं जी, बडिंग, बाइनरी फिशन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स द टू पेरेंट्स नंबर 1, और इसके अंदर देयर इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। And what are the gametes? Gametes are the reproductive cells. For example, there is the sperm. This is one gamete, the male gamete. Then there is the egg, which is the female gamete. और ये दोनों जब जुड़ते हैं, they make a bigger cell called zygote, which is diploid. और इसमें sperm बनाने में भी meiosis होती है। आपको ये बातें पता है, इसलिए मैं इसको जरा स्पीड से बता रहा हूँ।
और एग बनाने में भी मियोसिस होती है। तो ये दोनों जो हैं व्हाट वी से मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें एक तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और दूसरा उसमें क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस पैदा होते हैं, नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। एवरी स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मियोसिस वुड बी अ डिफरेंट वन। सही है, वो डिफरेंट होएगा। सही है। और इवन सिमिलरली द एवरी एग प्रोड्यूस्ड बाय अ फीमेल वुड बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल द एग्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम एनिमल, सेम फीमेल। समझ गए जनाब? तो बेटा समझ आ रही है कि बस ऊपर से गुजर रही बात? पक्की बात है, मैं सवाल पूछूंगा दरमियान में। तो इसको हम कहते हैं कि ये वाला प्रोसेस इधर नहीं होता। सो अगली बातें आपको पता है, देयर इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ऑफस्प्रिंग आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, तो उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंसान जो है वो अपने भले के लिए दूसरी स्पीशीज़ के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करवाता है। हालांकि वो स्पीशीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, पर इंसान अपने क्लोनिंग जिस तरह है, टिश्यू कल्चर जिस तरह है, जिस तरह और बहुत सारे मेथड्स हैं, कटिंग ग्राफ्टिंग हम करते हैं प्लांट्स की, और बहुत सारे मेथड। आमतौर पे तो क्या है कि कटिंग ग्राफ्टिंग प्लांट्स के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो क्या होता है कि इसके फूल होते हैं, उसके फूल होते हैं, उसके पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनमें स्पर्म आते हैं, वो इधर आ जाते हैं, इनके यहाँ पे एग्स होते हैं जो ओवम होते हैं, वो उसके साथ जुड़ते हैं, एक बीज बनता है, एक फल बनता है, फल गिरता है, बीज निकलता है और वो ज़मीन में जाके उग जाता है। भाई ये फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे, हमारे वो टॉपिक्स आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इंसान क्या करता है? इंसान सिंपल कटिंग्स लगा देता है, इंसान ग्राफ्ट कर देता है। कटिंग ग्राफ्टिंग आपने पहले पढ़ी भी हुई है 10वीं क्लास में भी। तो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज द ह्यूमन बीइंग फॉर देयर पर्सनल पर्पसेस, फूड लेने के लिए, खुराक लेने के लिए, अच्छी खुराक लेने के लिए और 100 तरीकों के लिए इंसान जो है वो इवन क्लोनिंग, ह्यूमन की क्लोनिंग लोग उस पर काम करते हैं कि जी जनाब इससे हमें ऑर्गन्स मिलेंगे, किसी की किडनी फेल है तो उसको उसके क्लोन से किडनी एक लेके दी जा सकती है। तो इस पर उस क्लोन का क्या, जिसको आपने बनाया ही इस मकसद के लिए, क्या वो इंसान नहीं बनेगा? फिर ये वो भी तो एक इंसान होगा। बट ये एक बड़ी डिबेट है, इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ इतना बताना था कि द ह्यूमन बीइंग फॉर देयर ओन पर्सनल पर्पसेस दे कैन इंड्यूस द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू द अदर स्पीशीज, और ये इंसान हमेशा से करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है। तो ये है जी इसके बारे में सारा कुछ जो है ना वो। अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज दी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इधर देखिए, अगर मैं आपको बताऊं ना तो आपने एक बात याद रखनी है कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है, जिसको अभी मैंने आपको बताया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जितनी होती है, उसके पत्ते, उसके तने, उसकी कटिंग्स, उसकी ग्राफ्ट्स, उसके वो सक्कर्स साइड से, स्टेम ट्यूबर्स, ओ सारा कुछ है, उसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ना। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन प्लांट्स की बात आएगी, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट वुड बी द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। मैं आपके सामने प्लांट्स का एक जनरल लाइफ साइकिल बनाऊंगा और 100% आप जिस मर्जी प्लांट के अंदर डिस्कस कर रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपने वही लाइफ साइकिल को अप्लाई करना है इन अ डिफरेंट वे। समझ गए जी? तो वो अगर वो पूरा आपने अप्लाई कर दिया, जो आपको एक बेसिक थीम याद होगा, आप नए मैं अभी आपको वो अप्लाई करके भी दिखाएंगे। तो अगर आप गौर करें जनाब, तो सबसे पहले आपने याद रखनी है कि प्लांट के अंदर एक डिप्लोहेप्लॉन्टिक, याद रखिएगा, ये डिप्लोहेप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है? ये एक लाइफ साइकिल है। ये देखिए आप, डिप्लो का मतलब है इसमें एक डिप्लॉयड जनरेशन होती है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, और ये डिप्लॉयड होती है 2n जनरेशन। वी विल डिस्कस अबाउट इट। फर्ज किया, ये देखें जनाब, ये एक स्पोरोफाइट है और ये एक डिप्लॉयड जनरेशन है। यहां से असल में गल शुरू होगी। सही है। दिस जनरेशन दैट प्रोड्यूस दैट परफॉर्म्स द मियोसिस, और अगर आप गौर करें तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और ये मियोसिस करके क्या बनाएगी, जिनको हम कहते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। भाई समझ आ गया?
ये पहली जनरेशन है जनाब, ये डिप्लॉयड से निकला है और डिप्लॉयड जनरेशन ये वाली है जो मैंने आपके सामने बनाई। इधर देखें, अब ये स्पोर होते हैं दो तरह के। देखें जी, ये स्पोर दो तरह के हो सकते हैं, ये स्पोर एक तरह के भी हो सकते हैं। वो मैं आपको जब अभी पहला लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पोर एक ही तरह के थे, लेकिन वो उसका मकसद कुछ और है। आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ये स्पोर हो सकते हैं जनाब, ये मेल स्पोर, मैं सिर्फ जनरल लाइफ साइकिल बना रहा हूं, मैं इनके नाम शाम नहीं लिख रहा। मेल स्पोर और फिर इसी तरह मैं कहूंगा जी फीमेल स्पोर, और ये दोनों ही आपको पता है हैप्लॉइड हैं, क्योंकि दोनों ही किससे बने हैं, मियोसिस से। अंडरस्टूड भाई साहब, मौलवी साहब? बेटा आपको इसको आप यहाँ पे ऐसे करके भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये बेसिक थीम आपने मेमोराइज करना है, मेरा मकसद ये है। अब ये स्पोर जो है ना, ये करते हैं जर्मिनेशन। क्या करते हैं? यानी ये स्पोर जहाँ उगेंगे, ऑब्वियसली स्पोर जो है वो ग्रो करते हैं, वो उगते हैं, ठीक है। और उससे क्या बनेगी? उससे बनेगी गैमीटोफाइट जनरेशन। क्या बनेगी? गैमीटोफाइट जनरेशन। और ये होती है हैप्लॉइड, और ये यहाँ का मतलब है गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो प्लांट है जो स्पोर बनाता है, और गैमीटोफाइट को गैमीटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो प्लांट है जो गैमीटोफाइट। ऑब्वियसली जब स्पोर दो तरह के हैं तो गैमीटोफाइट भी दो तरह की होगी, एक मेल गैमीटोफाइट और एक फीमेल। सो आई वुड से लाइक दिस इज द मेल गैमीटोफाइट एंड देन देयर इज द female gametophyte generation. This will produce by mitosis, this will produce sperms, और वो चूंकि ये खुद हैप्लॉइड है तो वो भी हैप्लॉइड हो गया ऑब्वियसली। और ये कौन सी डिवीजन है? माइटोसिस, नॉट मियोसिस। सही है। और ये फीमेल गैमेटोफाइट है तो ये बनाएंगे एग्स, और वो भी हैप्लॉइड और वो भी माइटोसिस। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट माइटोसिस कर करके एक नई स्पोरोफाइट जनरेशंस बना देगा। भाई बेसिक थीम था ये, दैट स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस द गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस द स्पोरोफाइट। यानी in the plant life cycle, in the plant there is a diplohaplontic life cycle. In the diplohaplontic life cycle, the two generations, the diploid sporophyte and the haploid gametophyte, follow each other, come after each other, give rise to each other. आप जो भी लिख सकते हैं. And this is known as alternation of generations. बच्चों समझ आ गया? अगर आपको ये बेसिक थी, आप याद रखिएगा, जिस प्लांट्स के बड़े ग्रुप्स हैं, वैसे ब्रायोफाइट्स, वैसे ट्रैक्योफाइट्स में आगे दो तरह के हैं, क्लास जेम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, जो मैं अभी बताता हूँ। सही है। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट्स जो, अच्छा कहीं पे स्पोरोफाइट अच्छा एक और बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया, फिर हम बात करते हैं। तो अगर दोनों जनरेशन्स एक ही शक्ल की हों तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल, आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। और अगर दोनों जनरेशंस की शक्ल फर्क हो, यानी एक बंदे के दोनों जन्म डिफरेंट हो, अगर वो दोनों जन्म में एक ही जैसा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक इसमें रियल, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि नहीं, सही है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक जो प्लांट है उसकी दोनों जनरेशंस अगर एक जैसी हो तो इसे दिस इज द आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, और जो दूसरा है उसमें हम कहेंगे दिस इज हेट्रो मीन डिफरेंट, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। समझ आ गया बेटा? गलती समझ आ गई ना? तो ये तो आपको लग गया। अब वापस आते हैं। देखो बेटा, कहीं पे अगर तो आइसोमॉर्फिक है तो कोई मसला नहीं, अगर हेट्रोमॉर्फिक है तो कहीं पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगी, कहीं पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट। मसलन एक ग्रुप है पूरा ब्रायोफाइट्स, उसके अंदर पूरी की पूरी गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। सही है। किसी में स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो, किसी में ये जो स्पोर हैं ये एक ही बनेंगे और आगे इनके एक ही जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी के ऊपर मेल, हम डिस्कस करते हैं अभी तीनों सिचुएशंस। किसी में ये काम फूलों में होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में ओपन बीज, जिस तरह नंगे बीज कहते हैं, जेम्नोस्पर्मी क्लास, जेम्नो मीन बेयर एंड स्पर्म्स मीन द सीड, बेयर सीडेड प्लांट्स, जिस तरह पाइनस है, तो उसका भी लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। लेकिन अभी जो हमने ये बेसिक थीम आपको लग गया जी पता,
ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल देते हैं, तो वो है जी ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट, और फिर हम इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स का और एंजियोस्पर्म्स का पढ़ेंगे, तो वो आपको हर चीज़ इसमें ऐसे क्लियर अप हो जाएगी। इधर देखें, तो ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जी डिप्लोहेप्लांटिक लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स प्लांट। याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स प्लांट्स के अंदर गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट जनरेशन। सही है जी। पर हम डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा काम हमेशा किससे शुरू होगा, क्योंकि मैं सिर्फ समझाने की खातिर, आपकी मर्जी है, आप अगर आपने याद कर ही लिया जहां से मर्जी लाइफ साइकिल को शुरू कर लें, लेकिन मैं हमेशा स्पोरोफाइट से करूंगा क्योंकि मैंने आपको समझाया भी वहीं से। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी से अ स्पोरोफाइट जनरेशन। और जनाब अली ये जो है, ठीक है जी, और ये हमें एक प्लांट नजर आ गया और ये है 2n यानी कि डिप्लॉयड जनरेशन। समझ आ गई? इस जनरेशन यानी ये जो पौधा है इसके ऊपर होते हैं स्पोर मदर सेल्स। क्या होते हैं भाई? स्पोर मदर सेल्स। ऑब्वियसली जो स्पोर मदर सेल्स होंगे वो इसका पार्ट है तो वो भी डिप्लॉयड होंगे ऑब्वियसली। वो स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो मियोसिस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? मियोसिस में उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और वो बनाते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स हो जाते हैं हैप्लॉइड। अब देखें यहां तक तो गर्ल सेम आ गई ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें जो स्पोर होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। स्पोर क्या होते हैं बेटा? एक ही तरह के। सही है। जब स्पोर एक ही तरह के होते हैं तो वो जर्मिनेट करते हैं, तो जब वो स्पोर्स यानी जब वो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे जो गैमीटोफाइट बनेगी वो भी बेटा एक ही बनेगी, एक ही प्लांट बॉडी उससे पैदा होगी, और उस गैमीटोफाइट का नाम होता है थैलस। THALL नहीं है, देखिएगा, है ना? हाँ, थैलस। अब देखिए नाम सिर्फ फर्क पड़ा है, गैमीटोफाइट का नाम बदल दी। अब उस थैलस के ऊपर ये बेटा एक ऐसा पौधा सा होता है जो ज़मीन के ऊपर ऐसे बिछा हुआ होता है। अब इसके बारे में हम आगे किंगडम प्लांटी में, बल्कि पहले पढ़ के भी आए हैं आप लोग फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये जो थैलस होता है ना, अभी उसको डिटेल में पढ़ाना मकसद नहीं है। इसके ऊपर एंथरीडिया यानी मेल पार्ट्स भी होते हैं, और इसके ऊपर देखो इनका नाम यही लिखा हुआ है किताब में, एंड दूसरे होते हैं आर्चिगोनिया। सही है। और ये पौधा, ये जो बॉडी होती है थैलस, ये ज़मीन पे बिछी हुई होती है पत्ते की तरह समझ लें, और इसका और ये वेट जहाँ पानी होता है ना उस एरिया, ताकि स्पर्म्स तैर के निकल जाए। अब अगर आप गौर करें तो ये बनाएगी, ये एंथ्रोजॉइड्स बनाएगी कि नहीं? ऐसे ही है ना? ये क्या बनाएगी? एंथ्रोजॉइड। अब ये हैप्लॉइड जनरेशन है गैमीटोफाइट, पता है ना, क्योंकि स्पोर भी तो हैप्लॉइड था ना भाई। अच्छा, ये एंथ्रोजॉइड्स बनाएगी और वो भी हैप्लॉइड होंगे कि ये माइटोसिस के जरिए बनाएगी यहाँ पे, और ये बनाएगी ओवम या आर्चिगोनियोफोर्स कहते हैं। ऐसे ही है बेटा, ओस्फियर्स, समझ रहे? यानी नाम हर एक में या ओस्फियर्स। ठीक है जी, ERES, ये भी हैप्लॉइड होंगे। ये अब हम इनको स्पर्म का नाम नहीं दे रहे, नाम बदल दिया, बिकॉज उनकी शेप, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। इनको भी नाम नहीं दिया, ओवोस्फीयर का नाम। ये तैरेंगे एंड दे स्विम टू लाइक, और वो आ जाएंगे इनके पास, और इससे क्या बनेगा? एक ज़ाइगोट। ये प्रोसेस को आपको पता है फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सही है। जब ये ज़ाइगोट बनेगा ये फिर बार बार माइटोसिस करेगा और ये क्या बना देगा? एक नई स्पोरोफाइट जनरेशन। तो आपको ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में जो गल अहम तरीन लगी वो ये थी कि उस लाइफ साइकिल के अंदर जो स्पोर्स हैं वो एक ही तरह के होते हैं, और वो स्पोर्स एक ही तरह का जो थैलस प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो थैलस है वो क्या है? वो उस पर ही मेल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और फीमेल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस एक्चुअली।
और ये वाला काम थैलस के ऊपर होता है, यानी गैमेटोफाइट की तरह की बॉडी के ऊपर होता है। सही है। और जब हम आगे जाएंगे तो उसमें ये काम डिफरेंट होगा, और किसी में फूल आ जाएंगे, किसी में नहीं आएंगे। किसी में थैलस भी दो तरह का होगा, प्रोथैलस एंड मेल प्रोथैलस और फीमेल प्रोथैलस, तो वी विल डिस्कस। कई ऐसी जगह होंगी, कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनमें तो प्लांट ही अलग होगा, मेल और फीमेल। कई ऐसे होगा कि मेल ऐसे खड़े हुए, एक पौधा एक है और उसके ऊपर नीचे ऊपर मेल कौन से है, नीचे फीमेल कौन से। तो अब आप समझे कि बेसिक थीम ये होगा और उसको अप्लाई वेरिएशंस के साथ हर जगह किया जाए। बेटा यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले।